जय हिंद दोस्तों। याद कीजिए हमारे घरों को, मैं अपने घरों को, मेरा भी घर। अब मैं अपने घर को याद करता हूँ, आप अपने घर को याद कीजिए। बच्चे अक्सर लड़ते हैं, झगड़ते हैं, मिसबिहेव करते हैं, पीटते हैं, मारते हैं, एक दूसरे के साथ लड़ते झगड़ते हैं। हम लोग कुछ खास उसके ऊपर ध्यान देते नहीं हैं। क्यों ध्यान नहीं देते? क्योंकि हमारा एक व्यवहार है या हमारे कंट्री के अंदर एक सिस्टम ये है कि बच्चे को बढ़ने दो और उन्हें खेलने कूदने दो, वहाँ पर्सनैलिटी डेवलप होती है। इन्हीं बच्चों से आगे बढ़कर, अब एक घर में नॉर्मली दो तो होते ही हैं और दो का सबसे पहले आपस में कंपटीशन होता है। फिर मोहल्ले के अंदर जो वो दो के 20 हो जाते हैं, मतलब मोहल्ले के इकट्ठे होकर वो 20 आपस में कॉम्पिटिट करते हैं, वहाँ से बेस्ट निकलते हैं। फिर कॉलेज जा रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, अलग अलग जगह स्कूल कॉलेज, उसके बाद जॉब्स में और पॉलिटिक्स में, आर्मी में, जहाँ भी जाते हैं फिर ये कॉम्पिटिट करते हुए आगे बढ़ते हुए नजर आते हैं। अब याद कीजिए हमारी संसद को। संसद के अंदर हमारे इन्हीं बच्चों में से जितने भी उत्पाती हैं, नेतागिरी वाले हैं, विद्रोही स्वभाव के हैं, विरोध ज़्यादा करते हैं, प्रोटेस्ट ज़्यादा करते हैं, लड़ना झगड़ना, सिस्टम से लड़ना झगड़ना सब, और इन्हीं में से छटे हुए गुंडे बदमाशों की फॉर्म में कहो या किसी भी फॉर्म में, आइडियोलॉजिकल से लेकर हर मामले में, सारे के सारे इनमें से बहुत सारे कुछ विधानसभा लोकसभा में पहुंचे हुए हैं और वहां गदर ढाके बैठते हैं। अक्सर हमारी संसद में भी तुम देखोगे, आप सभी देखोगे कि अक्सर ये लोग आपस में लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, बिल फाड़ रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, शोर मचा रहे हैं, और हम नीचे बैठे हुए या अपने टीवी पर देखकर कहते हैं क्या अनपढ़ लोगों को वहां भेजा है। जब आप इसी का कंपैरिजन करते हैं ना, हमारी संसद का कंपैरिजन करते हैं चाइना से, तो चाइना की जो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी है, वहां पर एक बहुत बड़ी संसद नहीं होती, या जो भी आप उसे पार्लियामेंट हाउस कहें या सीसीपी का ऑफिस कहें या जो भी ग्राउंड कहें, वहां पर कितनी शालीनता के साथ कोट पैंट टाई पहने हुए सारे के सारे बहुत शालीनता के साथ खड़े होते हैं, एक सुर में बोल रहे होते हैं, बातचीत कर रहे होते हैं, और उसके बाद जो भी डिसीजन होता है वो बहुत शालीनता के साथ होता है और चुपचाप सारे चले जाते हैं। दोस्तों, मैं इस टॉपिक को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाएं, क्योंकि आपके लाइक्स और शेयर्स को देखकर और हमारे बढ़ते हुए सब्सक्राइबर्स को देखकर थोड़ा हौसला बढ़ता है। तो प्लीज़ थोड़ा सा कॉपरेट कीजिए। यहाँ उस डिसिप्लिन को इंडिया के लिए सबक लेने का एक इशू माना जाता है। मैं बचपन से सुनता आ रहा हूँ, जब हम यूपीएससी प्रिपरेशन कर रहे थे तो इवन हमारे टीचर्स भी कहते थे वी शुड लर्न फ्रॉम चाइना, और मैं हमेशा खुल के कहता था सर वी शुड नॉट लर्न फ्रॉम चाइना। हाँ, मेरे टीचर्स मेरे को मतलब मजाक में कह देते थे बेटा तेरे जैसों का कभी नहीं हो सकता, या तेरे जैसे हमेशा बागी हैं। हाँ, मैं बागी हूँ, विद्रोही हूँ, वो एक अलग मैटर है कि उसके ऊपर हम बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन खुद सोचकर देखिए, चाइना शालीनता दिखाई देती है, डिसिप्लिन दिखाई देता है, हर कोई बिल्कुल डिसिप्लिन में बात कर रहा होता है। असलियत में चाइना में वन पार्टी या सिंगल पार्टी रूल है। अब सिंगल पार्टी रूल है तो वन पार्टी रूल होने की वजह से, यानी चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी, वहीं अगर आप इंडिया में देखेंगे तो इंडिया में मल्टी पार्टी सिस्टम है। तुम्हारी मर्जी है, घर बैठे बैठे एक पार्टी बना लो, अगर आप उसमें जीत जाते हो, आपको वोट मिलने शुरू हो जाते हैं, तो आप अपनी पार्टी को जितना आगे ले जाना चाहें ले जा सकते हैं। आज के दिन बहुत ही रीसेंट एग्जांपल्स में केजरीवाल इसका बेस्ट एग्जांपल है। अपनी पार्टी बनाई, सरकार बनाई, दिल्ली के अंदर बैठे हुए हैं, संसद में पहुंचे हुए हैं, जनाधार बढ़ा रहे हैं। हो सकता है थोड़े दिन के अंदर ही नेशनल लेवल पार्टी का टैग ले जाए। मुझे इससे सपोर्ट नहीं है ना अपोज है, मैं सिर्फ एक एग्जांपल दे रहा हूं। चाइना में वन पार्टी रूल है। अब इंडिया में मल्टी पार्टी सिस्टम है, तो मल्टी पार्टी सिस्टम वाले अपना मास बेस बढ़ाने के लिए आए दिन लड़ते रहते हैं, झगड़ते रहते हैं, बिल को रोकते हैं, हमारे यहाँ प्रोटेस्ट होते हैं। पिछले 11 महीने से किसान दिल्ली को घेर के बैठे हुए हैं। उससे पहले वाला याद करें तो क्या सीएए एनआरसी के मामले के अंदर शाहीन बाग की सड़कें घेर के बैठे हुए थे। प्रोटेस्टर्स लगातार कुछ ना कुछ करते रहते हैं। वहीं चाइना को देखें,
वन पार्टी रूल है, सिंगल पार्टी रूल है, वहां आप प्रोटेस्ट या डेमोन्स्ट्रेशन तो कर ही नहीं सकते। प्रोटेस्ट तो आप कर ही नहीं सकते, आप शोर शराबा कर नहीं सकते। यू कांट गो अगेंस्ट वन पार्टी रूल, जिसे आप भले ही एक बात में कह सकते हैं कि डिसिप्लिन है, लेकिन क्या ये रियलिटी में डिसिप्लिन है, इस चीज के ऊपर डिस्कशन कर लेते हैं। असलियत में जब हम चाइना को कंसिडर करते हैं या चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के रूल को कंसिडर करते हैं, तो हमारे को चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के रूल को कंसिडर करते हुए चाइना की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो दिखाई देती है, उसकी गगनचुंबी इमारतें दिखाई देती हैं, सड़कें दिखाई देती हैं, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव दिखाई देता है, बीआरआई दिखाई देता है। ये चाइना अमेरिका को चुनौती देता हुआ नजर आता है। और क्योंकि लोगों की आम जनमानस की या लोगों की एक आदत होती है, आम जनमानस की आदत होती है कि चढ़ते हुए सूरज को ही प्रणाम किया जाता है। जो तरक्की कर रहा है उसको प्रणाम किया जाता है और तरक्की करने वाला लगभग हर बार सही होता है, ऐसा माना जाता है। लेकिन जब हम चाइना का, भाई अगर आप पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, तो चाइना के रिकॉर्ड को उठाकर देखेंगे तो माओ जेडोंग जो था वो जब ये कहता है कि सत्ता की चाबी बंदूक की नाल से निकलती है, सत्ता की चाबी बंदूक की नाल से निकलती है, जब ये कहा जाएगा तो इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि सत्ता पर अगर आपने कब्जा करना है, यानी आपने पावरफुल बनना है, पावर के ऊपर कैप्चर करना है, तो आपको बंदूक उठानी पड़ेगी और सामने सत्ता में बैठे हुए इंसान को मारना पड़ेगा। यानी उसने सत्ता पर कब्जे के लिए हिंसा को जायज ठहरा दिया और माओ जेडोंग की पॉलिसी आगे भी फिर चाइनीज रेवोल्यूशन के लिए दिखाई देती है। क्या हमें चाइनीज रेवोल्यूशन सही मानना चाहिए, इसके ऊपर डिबेट है, डिस्कशन है। लेकिन जैसे ही चाइनीज रेवोल्यूशन चालू होकर आगे बढ़ता है, क्या हमारे को ग्रेट स्पैरो किलिंग हमारे को नहीं देखना चाहिए कि असलियत में जिस तरीके से ग्रेट स्पैरो किलिंग हुआ और उसके बाद ग्रेट फेमीन ऑफ चाइना हुआ, ग्रेट फेमीन ऑफ चाइना यानी चाइना के अंदर बहुत बड़े लेवल पर अकाल पड़ गया, क्या हमें वो नहीं देखना चाहिए? क्या हमें वो नहीं याद करना चाहिए कि चाइना के अंदर जिस तरीके से कल्चरल रेवोल्यूशन हुआ और इस कल्चरल रेवोल्यूशन के अंदर किस तरीके से जितने भी आइडियोलॉजिकल अपोनेंट्स थे उनको पूरे तरीके से मार काट के गायब कर दिया गया। यानी कल्चरल रेवोल्यूशन एक ऐसी चाल थी जो दिखने में तो बहुत अच्छी है, सांस्कृतिक क्रांति, लेकिन ये कल्चरल रेवोल्यूशन यानी ये जो सांस्कृतिक क्रांति है, इसने पूरे तरीके से चाइना के अंदर चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के जितने भी अपोनेंट्स थे उनको जड़ समेत खत्म कर दिया और एक ऐसा माहौल बनाया कि अब आप चाइना के अंदर वन चाइना पॉलिसी या यूं कहें ग्रेट चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के अगेंस्ट किसी भी तरीके का ओपिनियन तक नहीं रख सकते। जो रख रहे थे उनको मार डाला गया। क्या हमारे को इसी चाइना की नब्ज के नीचे 1989 में जो तिएननमेन स्क्वायर हुआ था, तिएननमेन स्क्वायर जो भी आप कहते हैं, ये हुआ और 10,000 स्टूडेंट्स को जिस तरीके से मौत के घाट उतार दिया गया, क्या हमें इसको इग्नोर कर देना चाहिए? मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं कि 10,000 स्टूडेंट्स जो लगभग लगभग एक स्क्वायर पर इकट्ठे होते हैं और यहां इस तिएननमेन स्क्वायर की आप फोटो खुद देखेंगे तो सिर्फ एक फोटो मौजूद है। क्या ये 10,000 स्टूडेंट जो डेमोक्रेसी की डिमांड कर रहे थे, इनको पूरे देश से ही गायब कर देना, कहां इन्हें मार काट कर फेंक दिया गया, इसका अंदाजा भी आप नहीं लगा सकते। क्या इन लोगों को, क्या इस चीज को इग्नोर किया जा सकता है? क्या इस चीज को इग्नोर किया जा सकता है कि चाइना ने वन चाइना पॉलिसी बनाई, वन चाइल्ड पॉलिसी बनाई और इस वन चाइल्ड पॉलिसी के अंदर को इस तरीके से लागू किया गया कि अगर कोई औरत दूसरे बच्चे को जन्म देने की तैयारी कर रही है या उसके पेट में भी है तो उसे जबरदस्ती छीन लाया जाता और उसको अबॉर्शन कर दिया जाता।
मतलब उस औरत को जबरदस्ती उठा के लाया जाता और उसका अबॉर्शन कर दिया जाता। इंडिया में भी ऐसा हुआ था। इंदिरा गांधी ने जब ये चलाया इमरजेंसी के टाइम पे, तो हमारे यहाँ इतना जबरदस्त प्रोटेस्ट हुआ कि इंदिरा गांधी को उसकी औकात याद दिला दी थी। औकात याद दिला दी थी हमारे यहाँ एक प्रधानमंत्री की हमने, क्योंकि हमारे यहाँ डेमोक्रेटिक सिस्टम है, हमारे यहाँ प्रोटेस्ट है। अब आपने क्या किया, अपोजिट आइडिया को मार डाला, अपोजिट आइडिया को मार डाला और डिबेट और डिस्कशन को खत्म कर दिया। ऐसे में आप कह रहे हैं कि जो हम कह रहे हैं, जो हमारी पार्टी कह रही है, जो पार्टी सुप्रीम लीडर्स कह रहे हैं, जो डिसाइड कर रहे हैं वही ठीक है, बाकी सब बर्बाद है। जब आप इस लेवल का थॉट रखना शुरू कर दें तो इसका मतलब यह है कि आपने अपोनेंट्स वाले आइडियाज को खत्म कर दिया। और आपने काउंटर वाले आइडियाज को जब खत्म कर दिया तो इसका मतलब यह है कि अब आपने अपने आइडिया में नई सिस्टम की या नई चेंजेस की गुंजाइश को बर्बाद कर दिया। अब ऐसे में एक तरीके से ये अथॉरिटेरियन डिक्टेटरशिप है। अथॉरिटेरियन डिक्टेटरशिप का मतलब ये होता है, अथॉरिटेरियन डिक्टेटरशिप का मतलब ये होता है, या सिंगल पार्टी डेस्पोटिक रूल का मतलब ये होता है कि एक ही पार्टी हमेशा रूल करती है और वो डेस्पोटिक है, यानी जो वो कहेगी वो ठीक है, निरंकुश है और उसकी शक्ति पर किसी तरीके का कोई भी लगाम नहीं। यानी जो उस सिंगल पार्टी का डिसीजन होगा वही सिर माथे पर होगा, वही सिर माथे पर होगा, आप उसे अपोज नहीं कर सकते। और जब आप उसे अपोज करेंगे तो आपको ब्रुटली दबा दिया जाएगा, मार दिया जाएगा, जेल में डाल दिया जाएगा, खत्म कर दिया जाएगा। अब होता क्या है, अब होता यह है कि चाइना ने वन चाइल्ड पॉलिसी बनाई। इसके ऊपर हम पिछले साल भी एक वीडियो बना चुके हैं कि चाइना ने वन चाइल्ड पॉलिसी बनाई। इस वन चाइल्ड पॉलिसी में चाइना ने क्या किया कि सभी पेरेंट्स को ये कहा कि आप सिर्फ और सिर्फ ओनली वन चाइल्ड, यानी एक कपल जो है, वन कपल वन चाइल्ड की पॉलिसी बन गई। वन कपल वन चाइल्ड की पॉलिसी बन गई। अब वन कपल वन चाइल्ड की पॉलिसी बनी तो ऑब्वियस सी बात है वहां प्रॉब्लम क्या आनी शुरू हुई, वहां प्रॉब्लम ये आनी शुरू होंगी। भाई सीधी सी बात ये है कि अगर वन कपल वन चाइल्ड की आप पॉलिसी बना रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है उसका पहला असर सीधा सीधा ये होगा कि एक बच्चा ये है, इसके दो तो माँ बाप हो गए और दो दादा दादी हो गए और दो नाना नानी हो गए, क्योंकि ऐसे में लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ती है, यानी जीवन प्रत्याशा बढ़ती है। अब जीवन प्रत्याशा बढ़ेगी, लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ेगी, तो एक मेल है और एक फीमेल है। अगर आप देखें यहां पर तो इसके मदर फादर, लड़के के लड़की के मदर फादर, इसके दादा दादी नाना नानी, इसके दादा दादी और नाना नानी, यानी इस कपल के ऊपर सीधा लगभग 6 इधर हैं, 6 इधर हैं, 12 लोगों का भार पड़ गया एक कपल के ऊपर। जब एक कपल के ऊपर 12 लोगों का भार बढ़ गया तो इसका मतलब यह है, और सबसे बड़ी बात, इस एक बच्चे को संभालने के लिए यहां पर 6 हैं, तो 6 हैं तो लाडला होगा, लाडला होगा तो जो होगा वो लिटिल एम्परर विद नो सिबलिंग्स होगा, लिटिल एम्परर विद नो सिबलिंग्स, यानी ये एक छोटा सा राजा होगा, क्योंकि राजा बेटा होगा, छोटा सा राजा होगा जिसके कोई भाई बहन नहीं होंगे। भाई बहन होने का सबसे बड़ा फायदा हमारे यहाँ ये होता है कि बच्चे को बचपन से ही कंपटीशन फेस करना पड़ता है। आप देखेंगे जो घर का सबसे छोटा बच्चा होता है वो सबसे ज्यादा शरारती, सबसे ज्यादा उद्दंड होता है, सबसे ज्यादा एग्रेसिव, सबसे ज्यादा लड़ाकू, सबसे ज्यादा परेशान करने वाला होता है। उसके पीछे का रीजन ये है कि घर में 2 या 3 भाई बहन जो पहले से होते हैं, जब वो पैदा होता है तो वो उससे बड़े हैं, तो सबसे छोटे वाले को अपने से ज्यादा पावरफुल से लड़ने भिड़ने की, कलेश करने की, कॉम्पिटिट करने की एक आदत पड़ चुकी होती है, और वो हमेशा उस एग्रेशन के अंदर रहता है कि मुझे इसी तरीके से इस मामले को जीतना है। यहां
कंपटीशन होता है जब हम 5-7 भाई बहन होते हैं, 2-3 भी होते, 2 भी होते तो भी कंपटीशन होता है, 3 होते हैं तो ज्यादा होता है, और जितने ज्यादा होते हैं उतने ज्यादा होता है। और ज्वाइंट फैमिलीज में सबसे ज्यादा होता है। बच्चा रो रहा है, पीट रहा है, लड़ रहा है, झगड़ रहा है, उससे कंपटीशन बढ़ता है। कंपटीशन बढ़ता है और सोशल सोसाइटी की इंपॉर्टेंस पता लगती है, सोसाइटी में जीने का तरीका आता है उसे। यहां छोटे छोटे राजा पैदा कर दिए जो 6 माँ बाप के लाडले हैं, दादा दादी, नाना नानी और उसके माँ बाप, यानी 6 पर्सन इधर और 6 उधर, वो लाडले हैं। तो क्या, और सबसे बड़ी बात, इसको इतने लाड प्यार में पाला गया कि दादा दादी नाना नानी की प्रॉपर्टी मिल गई, माँ बाप जो कमा रहे हैं वो मिल गया, तो पहले से इसके पास पैसा है, तो ऑब्वियस सी बात है इसकी कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ती हुई नजर आएगी, क्योंकि ये ऐशो आराम की जिंदगी में जी रहा है। कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ रही है तो असलियत में ये लो सैलरी जॉब तो करेगा नहीं, और अगर हाई सैलरी जॉब नहीं मिली तो ये इसके लिए डिजास्ट्रस होगा। यानी जब चाइना ने वन चाइल्ड पॉलिसी बनाई तो उसने जो सोसाइटी के रूल्स रेगुलेशंस हैं, सोसाइटी के जो प्रिंसिपल्स हैं जिनके बिहाफ पर सोसाइटी आगे बढ़ती है, उसको आउटवर्डली रिजेक्ट किया, उसको पूरे तरीके से नकार दिया, और सिर्फ एक वन चाइल्ड पॉलिसी की किसी भी तरीके से मुझे अपनी पॉपुलेशन को कंट्रोल करना है, बाकी चीजें बाद में देखेंगे। 10-20 साल तक वो, यानी 1976 में जो पॉपुलेशन आई, 1976 से लेकर अप्रॉक्सीमेट 2006 तक वो 40 साल हो चुके हैं, और 2016 तक वो लगभग 50 साल हो चुके हैं। 40 साल हो चुके हैं। 40 साल का मतलब ये होगा कि एक, देखो यार मैथ्स में थोड़े से कैलकुलेशन में इतनी फास्ट नहीं है। 40 साल की पॉपुलेशन, 40 साल के अंदर लगभग 2 से 3 जनरेशंस आ चुकी हैं, यानी जो उस टाइम पर यंग कपल था 1976 में, वो आज के दिन दादा बन चुके, दादा बनने की एज में आ चुका है। यानी उसकी जो 2 जनरेशंस हैं उन्हें पता ही नहीं है भाई बहन क्या होता है, उन 2 जनरेशंस को पता ही नहीं है कि परिवार क्या होता है। वो अकेला परिवार में रहा, जो उसे चाहिए वो मिल गया। ये थी वन चाइल्ड पॉलिसी। उसका एक नेगेटिव इंपैक्ट आपने हमारे, मतलब जब इंडिया और चाइना के क्लैशेस के अपने पीक पर थे, चल रहे थे, तो वहां पर भी देखा होगा, जब वहां पर चाइनीज आर्मी का एक वीडियो वायरल हुआ जिसके अंदर उसकी जो आर्मी के लड़के हैं वो रो रहे हैं, डर के मारे चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, हमारे वाले को भेजो ना, वो तो मजे लेते हुए, अच्छा पहाड़ पे चलना है, चलो घूम के आते हैं, मारपीट कर लेंगे, क्योंकि बचपन से इन्होंने कंपटीशन देखा है, और पॉपुलेशन कम होने के अभी 2070 तक कोई आसार नहीं है, लगातार बढ़ रही है। अब ऐसी सिचुएशन के अंदर जो एक बच्चा कंपटीशन में पला बढ़ा है वो सब चीजें जानता है, और एक बच्चा लाड प्यार, अल्टीमेट लेवल के लाड प्यार में बढ़ा है, तो उसने कुछ नहीं देखा। नतीजा उसका ये होगा कि वहां वो बच्चे जो हैं वो कमजोर हो रहे हैं। एक तो रीजन ये है, दूसरा ये है नेचुरल पॉपुलेशन, पूरा पिरामिड से लेकर दूसरी चीजें उन्हें बाद में देखूंगा। लेकिन अब यहां किड्स कंट्रोल पॉलिसी आई है, यानी मैंने आपको ये खुलकर बता दिया कि असलियत में चाइना ने जो भी पॉलिसीज बनाई, उन पॉलिसीज में एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी जो बना रहा है, उसमें डिबेट डिस्कशन का पार्ट बिल्कुल साइडलाइन रख दिया जाता है। जो कुछ बड़े ऑफिसर्स ने बैठकर बनाया, डिजाइन किया, और अपने से सीनियर को खुश करने के लिए एक बहुत ही फुल प्रूफ टाइप की पॉलिसी के रूप में प्रोजेक्ट कर दिया, आने वाले समय में जब उसका रिजल्ट आता है 30-40 साल बाद, तो वो किस तरीके से डिजास्ट्रस होता है, और पूरी सोसाइटी जो है वो क्राइसिस के अंदर आगे बढ़ जाती है। ये मैंने आपको बताया। अब है किड्स कंट्रोल पॉलिसी। ये क्या है? अब ये किड्स कंट्रोल पॉलिसी ये है कि असलियत में हो ये रहा है कि चाइनीज लोग जो हैं वो अब इंग्लिश सीख रहे हैं। अब जब वो इंग्लिश सीख रहे हैं तो इंग्लिश लिटरेचर यानी साहित्य भी पढ़ रहे हैं, यूरोपियन सिस्टम्स को फॉलो करने की कोशिश, यूरोपियन सिस्टम्स की कांटेक्ट में आ रहे हैं कि यूरोप में क्या चल रहा है क्या नहीं है। वो डेमोक्रेसी के कांटेक्ट में और अच्छे तरीके से आ रहे हैं, क्योंकि चाइना ने अब ज्यादा लिबर्टी दी है दुनिया के लोगों के साथ रहने की, लिटरेचर पढ़ने की, सोचने की, समझने की। अब डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं तो आप राइट्स की भी बात करेंगे कि आप आजादी से, और फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन जैसों की भी बात करेंगे कि हमारे को
प्रोटेस्ट करना है, बोलना है, शोर मचाना है, हो हल्ला करना है, बातचीत करनी है। हो हल्ला करना है, बातचीत करनी है। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन भी हमारे को चाहिए। जब हम फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की बात कर रहे होते हैं, यानी वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात करते हैं, प्रोटेस्ट की बात करते हैं, डेमोक्रेसी की बात करते हैं, राइट्स की बात करते हैं, तो वो कहीं ना कहीं यूरोपियन सिस्टम आ रहा है। अब प्रॉब्लम ये है, चाइना डेमोक्रेसी को तो बहुत ही बकवास सिस्टम मानता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को ट्रेटरशिप यानी गद्दारी मानता है, और राइट्स की बात करने वाले को बेवकूफ मानता है। वो ये कहता है कि आपको एक सोने का पिंजरा दे तो रखा है, इस सोने के पिंजरे के अंदर जो आप रह रहे हैं उसमें आपको आवाज उठाने की कोई जरूरत नहीं है। यदि आपने आवाज उठाई तो आपको मार डाला जाएगा या आपको पनिशमेंट दी जाएगी। अब प्रॉब्लम तो यही है कि एक तरफ तो यंग जनरेशन जो आ रही है, वो यंग जनरेशन, या यूं कहें यंग जनरेशन से ज्यादा इंपॉर्टेंट है किड्स जो आ रहे हैं, असलियत में एक तरफ तो वो अनकॉम्पिटिटिव बिहेवियर के अंदर पैदा हुए हैं, यानी बहुत ज्यादा कंपटीशन नहीं कर पा रहे। नतीजा ये है कि वो वीक पर्सनैलिटी बनकर उभर रहे हैं, वो वीक पर्सनैलिटी बनकर उभर रहे हैं। और जब वो वीक पर्सनैलिटी बनकर उभर रहे हैं, जो कमजोर व्यक्तित्व के रूप में उभर रहे हैं, तो ये चाइना के लिए एक टेंशन है। दूसरी तरफ जो आगे मजबूत बनकर भी उभर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं मोटिवेटेड बाय यूरोपियन आइडियाज या वेस्टर्न आइडियाज, मोटिवेटेड बाय वेस्टर्न आइडियाज, यानी जो पश्चिम के विचार हैं उनसे प्रेरित नजर आ रहे हैं। अब एक तरफ वो पश्चिम के विचारों से प्रेरित हैं और दूसरी तरफ वो जो हैं कमजोर व्यक्तित्व हैं। अब ऐसी सिचुएशन में आजकल वो कहीं ना कहीं स्टार्टेड रेजिंग वॉइस अगेंस्ट सीसीपी। अब आप सोच कर देखिए, अब इन लोगों ने यूरोपियन सिस्टम से सीख कर, वहां से आवाजें लेकर, उन्होंने क्या किया, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के अगेंस्ट आवाज उठानी शुरू कर दी। चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के अगेंस्ट आवाज उठानी शुरू कर दी और अब शोर मचाना शुरू कर दिया। मतलब एक हल्का हल्का अब आवाजें आनी शुरू हो चुकी हैं, और यही कहीं ना कहीं थ्रेट टू वन पार्टी रूल, किसी भी सिंगल पार्टी रूल के लिए सबसे बड़ी चुनौती यही है। यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन इसी वजह से हुआ था। अब प्रॉब्लम यहां से शुरू होती है। चाइना को पता लग गया कि जो बच्चे हैं, यानी जो किड्स हैं, ये किड्स कहीं ना कहीं जो लिटरेचर पढ़ रहे हैं वो बहुत अलग लेवल का है, समझे। उसके बाद जिस बिहेवियर में या गेम्स जो खेल रहे हैं वो अलग लेवल की है, और कहीं ना कहीं जो कंपनीज जो इस समय पर अलग अलग लड़कों को या लोगों को समझा रही हैं प्रॉफिट मेकिंग के लिए, वो अलग अलग हैं। अब यहां समझिए मामला क्या है। जब आप लिटरेचर पढ़ रहे होते हैं तो उसमें आइडिया डेवलप होता है। साहित्य अगर आप पढ़ेंगे तो विचार विकसित होगा, और जब विचार विकसित होता है ना दोस्तों, तो वो कभी भी गुलाम नहीं रह सकता। आइडिया कैन नेवर रिमेन स्लेव। इसलिए इस आइडिया को रोकना पड़ता है डेवलप होने से। अब आपके पास दो ऑप्शन है कि या तो उस इंसान से वो किताब ही छुड़ा दो, जैसा अंग्रेजों ने किया। अंग्रेजों ने शुरू के 50-60 साल तक, 80 साल तक इंडियंस की बुक्स छुड़वा दी और यूरोपियन लिटरेचर पढ़ने ही नहीं दिया। वो इंडिया के सबसे ग्रेव सिचुएशंस का पीरियड था कि इंडिया की किताबें छुड़वा दी गई इंडियंस की, और नई किताबें पढ़ने नहीं दी गई। नतीजा क्या, बुद्धि से खाली हो गए। अगर बुद्धि थी जिसमें आई, बाद में हमारा एजुकेटेड और अवेकन्ड मिडिल क्लास आया, पढ़ा लिखा और जागरूक मध्यम वर्ग जो आया, उसके पास मॉडर्न आइडियाज थे। मॉडर्न आइडियाज कभी भी, आइडिया जिसके पास और मॉडर्न आइडिया है, पढ़ा लिखा आदमी है, वो गुलाम नहीं रह सकता। पढ़ा लिखा मॉडर्न
पढ़ा लिखा बंदा, अब एजुकेटेड हो, अवेकंड हो, वो कभी गुलाम नहीं रह सकता, वो कभी स्लेव नहीं रह सकता। यहां यही मामला है, यहां पर यही मामला है। अब आप सोचकर देखिए, गेम्स हैं, कंपनीज को बंद कर दिया, लिटरेचर, लेकिन फिर भी क्या कोई भी कंट्री ऐसा सिस्टम बना सकता है कि हर बच्चे के ऊपर बहुत बारीकी से नजर रखी जाए? तो आंसर है नहीं। कोई भी देश ऐसा कोई सिस्टम बना ही नहीं सकता कि किसी भी देश के, अपने देश के बच्चे बच्चे पर नजर रखी जा सके। ऐसे में इस चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी ने एक रूल निकाला, और वो ये रूल निकाला कि वन पार्टी जो लॉयल्टी टू द पार्टी इज ऑल्सो द ड्यूटी ऑफ पेरेंट्स। कि भैया असलियत में तुम चाइना के लिए वफादार हो तो इसका मतलब आप चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के लिए वफादार हो। इसलिए मैं कम्युनिस्टों से नफरत करता हूं, ये लोग जब सिंगल पार्टी रूल की बात करते हैं। ये क्लासलेस सोसाइटी की बात करके खुद एक क्लास बना लेते हैं और उस क्लास के ऊपर उस क्लास का गुलाम बना देते हैं बाकी सभी लोगों को। ये वही बिहेवियर है। सच में ये कम्युनिस्ट स्वीट टॉकर्स और ब्रूटल किलर्स होते हैं, कोल्ड ब्लडेड किलर्स होते हैं। कम्युनिस्ट जितने भी हैं, चाहे वो कन्हैया कुमार है चाहे कोई भी है, ये ब्रूटल किलर्स होते हैं, पागल होते हैं, साइको होते हैं अपने ज्ञान को लेकर। अब आप सोच कर देखिए, ये कह रहा है कि भैया पार्टी के लिए वफादारी अकेली मेरी जिम्मेदारी नहीं है, तुम्हारी भी है, और अगर तुम्हारी पेरेंट्स की भी जिम्मेदारी है, तो अगर तुम्हारा बच्चा किड मिसबिहेव्स, जो किड है उसका जो मिसबिहेव होगा, उसका जो मिसबिहेवियर होगा, उसके लिए पनिशमेंट टू पेरेंट्स। यानी अगर वो गलत व्यवहार करेगा तो उसकी सजा उसके मां बाप को मिलेगी। गजब है। इसका मतलब ये कि बच्चे को आपने विदेश में पढ़ने के लिए भेजा, उसके पीछे का रीजन यही है सबसे बड़ा कि आपके बच्चे विदेश गए हैं, मिसबिहेव करेंगे तो हम मारेंगे पकड़ के तुम्हें। उसका तो हम कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि बच्चे ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं, बच्चे न्यूयॉर्क जा रहे हैं, बच्चे लंदन जा रहे हैं, बच्चे पेरिस जा रहे हैं, जर्मनी जा रहे हैं, इटली जा रहे हैं, यूरोप के अलग अलग देशों में जा रहे हैं, इवन इंडिया भी कुछ बच्चे पढ़ने के लिए आ रहे हैं। अब यहाँ वाले सिस्टम्स को देख रहे हैं, और यहाँ वाले सिस्टम्स को देख के अगर मोटिवेट हो रहे हैं और अपनी चाइना के सिस्टम पर आवाज उठा रहे हैं, तो अगर उन्होंने वहां अमेरिका या ब्रिटेन जाकर आवाज उठाई या विदेशों में कहीं पर आवाज उठाई, तो उसकी पनिशमेंट इंडिया व चाइना के अंदर उस बच्चे के मां बाप को मिलेगी। और अगर ऐसा होगा तो इसके सीधे सीधे जिम्मेदार मां बाप होंगे। इसीलिए उन्हें फैमिली एजुकेशन प्रोग्राम सेंटर के अंदर भेजा जाएगा, फैमिली एजुकेशन प्रोग्राम सेंटर में भेजा जाएगा। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे उइगर मुस्लिम्स के लिए यहाँ आप हर इंसान समझ लीजिए, अगर अत्याचार हो रहे हो तो आवाज उठाइए, क्योंकि आज भले ही पड़ोसी के ऊपर हो रहे हो, कल आपके ऊपर होंगे। और स्टेट और अत्याचारी दोनों एक जैसे होते हैं जब तक इनकी ताकत के ऊपर लगाम ना लगाई जाए। चाइना ने पहले ऐसे अत्याचार उइगुर्स के ऊपर किए, और फैमिली एजुकेशन सेंटर की जगह वहां पर एक कांग्रीगेशन सेंटर बनाए गए जिनका नाम अलग अलग लेवल पर अलग अलग रखा गया। वहां पर उनको एजुकेशन या रिहेबिलिटेशन सेंटर के नाम पर उनको असलियत में डिटेंशन सेंटर में रखा गया, सेंटर के अंदर रखा गया। और इस डिटेंशन सेंटर का मतलब एक तरीके की कॉल कोठरी टाइप की होगी। वहां पकड़ के तुम्हें पढ़ाया जाएगा, समझाया जाएगा, जेल में रखा जाएगा, और स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन के अंदर आपको मेंटली प्रिपेयर करवाया जाएगा कि आज के बाद तुमने ऐसा बिहेव किया तो अच्छा नहीं होगा। पहले वो डिटेंशन सेंटर उइगुर्स के लिए बने, फिर उत्सुल्स के लिए बने, फिर तिब्बतीन्स के लिए बने, फिर आउटर मंगोलियंस के लिए बने, और आज के दिन अब वो ही डिटेंशन सेंटर चाइनीज लोगों के लिए बन चुके हैं। जब ये डिटेंशन सेंटर बनने लगे तो इसका असर क्या होगा खुद सोचकर देखिए। इसका मतलब ये है कि समथिंग रॉन्ग इज गोइंग ऑन इन चाइना।
क्योंकि चाइना अब इसका बिल प्रपोज कर चुका है और आने वाले समय में चाइना की जो कम्युनिस्ट पार्टी है वो इस रूल को बनाने वाली है। यानी समथिंग रॉन्ग इज गोइंग ऑन इन चाइना। कुछ ना कुछ गलत हो रहा है जिसको प्रोटेक्ट करने के लिए ऐसा रूल बनाया जा रहा है। समथिंग रॉन्ग इज गोइंग ऑन इन चाइना। कुछ गलत तो हो रहा है और जो भी गलत हो रहा है उसके लिए चाइना प्रिपेयर कर रहा है। अब होगा क्या? होगा ये कि डिटेंशन सेंटर जो बनाए जाएंगे, अब उसके अंदर जाएगा कौन? कॉमन चाइनीज जाएंगे। अब जब कॉमन चाइनीज उसके अंदर जाना शुरू होंगे तो क्या आपको नहीं लगता कि रिजेंटमेंट यानी एक गुस्सा आम जनता के अंदर भड़क उठेगा? जब वो रिजेंटमेंट भड़केगा तो भले ही शुरू में आप उसे थोड़ा सा दबा के रखें, लेकिन आफ्टर अ सर्टेन टाइम पीरियड एक सर्टेन टाइम पीरियड के बाद वो रिजेंटमेंट यानी वो गुस्सा इतना ज्यादा बढ़ जाएगा कि वो ब्लास्टिंग सिचुएशन या फिर वो एक्सप्लोजन या फिर ब्लास्ट की सिचुएशन में बाहर आएगा। यही सोशल एक्सप्लोजन जो होता है वही रिवॉल्यूशन का रूप ले लेता है और ये पुराने सिस्टम को डिस्ट्रॉयज द ओल्डर सिस्टम एंड क्रिएट्स द न्यू वन। डिस्ट्रॉयज द ओल्डर सिस्टम एंड क्रिएट्स द न्यू वन। दिस इज रिवॉल्यूशन। डिस्ट्रॉयज द older system and creates the new one। ये पुराने सिस्टम को तो खत्म कर देता है और नए सिस्टम को बनाता है। सोचकर देखिए, देश का एक ज्यादातर हिस्सा या बड़ा हिस्सा यानी बच्चे के सामने माँ बाप को उठा के लेके जा रहे हैं सिर्फ ये आरोप लगाकर कि आपके बच्चे ने मिसबिहेव किया, इसकी सजा आपको मिलेगी। आपको ये पता नहीं है आपके बच्चे से कैसे ट्रीट करवाना है, इसलिए आपको क्लासेस में भेजा जा रहा है, वहां जाइए, सीख के आइए और 2-3 साल तक आप वहां रहिए, कुछ महीने तक या साल तक रहिए। नतीजा उसका ये होगा कि आने वाले समय के अंदर लोगों को जब इस तरीके की पनिशमेंट्स दी जाने लगेंगी, क्योंकि चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी है, सोचते हैं नहीं बहुत ज्यादा सा, अपोजिशन नहीं है ना, बहस नहीं होती। आप हमारी संसद को उठाकर देखिए, चाहे कैसे भी है, खूब बहस कर रहे होते हैं। पॉजिटिव नेगेटिव के अंदर हर मामले के अंदर शोर मचा हुआ होता है। हम लोग कहते हैं लड़ रहे हैं, लेकिन वो अच्छा है, कुछ अच्छा प्रोडक्टिव निकल के आता है। अब चाइना में देखिए, उठाकर इस रूल को बना देंगे, अपोजिशन करने वाला कोई है नहीं, अब आम आदमी को उठा के जेल में डालने का बहाना मिल जाएगा और यह नतीजा ये कि बच्चे ने कुछ भी गलत किया उसकी वजह से या कैसे भी उठाकर पेरेंट्स को जेल में डाल दिया गया। और पुलिसिंग यानी सरकार जो है वो पुलिसिंग कर रही है, और सरकार जब पुलिसिंग कर रही होती है तो उसका सीधा सीधा नतीजा होता है दोस्तों कि आने वाले समय में समस्या आनी शुरू हो चुकी है। ब्लास्टिंग सिचुएशंस हैं, आज नहीं तो कल सिचुएशंस जो हैं वो समस्या में बदलेंगी और हो सकता है हमें कोई ऐसी खबर मिले कि चाइना में एक न्यू रेवोल्यूशन हुआ। तो आगे देखते हैं इसके अंदर क्या है क्या नहीं, मामला तो उसी हिसाब से देखा जाएगा। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।